अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, 5.1 है। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, वो कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन क्या होगा जो कि रेस्ट में है और उसके ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है। तो आंसर, वर्क इज़ डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कर सकते हो, डी से भी शो कर सकते हो, एस से भी शो कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। और फिर हमने फार्मूला लिख लिया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस है। एस या डी दोनों क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। तो वर्क डन इक्वल टू क्या है, एफ इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, देखो कोई भी नहीं, आपका वही पहला ही जो है वो आंसर है। आपने वर्क के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, साथ में क्या किया है, बता दिया है कि चूँकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो उसका वर्क डन भी क्या है, ज़ीरो है। 5.2 अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। यानी कि एक तेज़ रफ्तार जो कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल से ज़्यादा है, ऐसे कैसा पॉसिबल है। एज वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। A slow moving car may have the more kinetic energy than a fast moving motorcycle because the mass of the car is much larger than the motorcycle। ठीक है, देखिए कार का जो है वो मैस मोटरसाइकिल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है। 5.3 A force F1 does 5 joule of work in 10 seconds and other force F2 does 3 joule work in 5 seconds. Which force delivers greater power। ठीक है, देखें एक आपके पास फोर्स F1 है, ठीक है, और एक फोर्स F2 है। जो F1 है वो 5 जूल जो है वो वर्क 10 सेकेंड्स में जो है वो करती है, जबकि F2 जो है वो 3 जूल वर्क जो है वो 5 सेकेंड में करती है। तो आपने बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा जो है वो पावर किसकी है। आंसर, एज पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वी नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच फोर्स। P1 इक्वल टू W1 ओवर T1 है और P2 W2 ओवर T2 है। हमने पावर का फॉर्मूला लिख लिया। पावर अब जो आपके पास जो थी W1 यानी है वो 5 जूल वर्क है, और ये इतना वर्क कितने टाइम में हो रहा है, 10 सेकेंड में हो रहा है। अब 5 को हम 10 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 0 पॉइंट जो है वो 5 जो है वो आ जाता है वाट। ठीक है, वाट क्या है, पावर का जो है वो यूनिट है। इसी तरह P2 में हमने रख लिया कि 3 जूल जो है वो 5 सेकेंड में जो है वो वर्क जो है वो हो रहा है। जब 3 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, 0 पॉइंट जो है वो 6 वाट आ गया। तो आप देखें अगर P2 जो है वो बढ़ी है, इट मीन्स कि F2 जो है वो क्या है, ग्रेटर पावर जो है वो क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है, सप्लाई कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो सो F2 फोर्स डिलीवर ग्रेटेस्ट पावर बिकॉज इट डिड 3 जूल वर्क इन 5 सेकेंड। 5.4 क्वेश्चन है, अ वुमेन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, द गेन इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ 4500 जूल। इफ़ शी रन्स अप द सेम स्टेयर with twice the speed what will be her gain in potential energy। ठीक है, वो कह रहा है कि एक जो है वुमेन है जो क्या कर रही है कि स्टेयर्स के ऊपर चढ़ती है, उस वक्त उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, आपके पास जो है वो 4500 जो है वो जूल है। ठीक है, एक वुमेन है
जो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ती है और उसकी उस वक़्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 4500 जो है वो जूल है। अगर वो उससे जो है वो डबल स्पीड से जो है यानी कि भागते हुए जो है वो स्टेयर्स पे चढ़ती है, ठीक है, पहली वाली स्पीड से डबल स्पीड में, तो उसकी फिर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो जितनी वो गेन करेगी वो कितनी होगी। आंसर आ जाएगा आपके पास, स्पीड डज नॉट इफेक्ट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट एंड mass of the object, ठीक है, not on its speed. So even if the woman runs up the stairs with twice the speed, her gain in potential energy will remains the same, i.e. 4500 जूल। देखें पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है PE इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। ये देखें आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल। तो देखो इस फार्मूले में स्पीड जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही। अगर इस फार्मूले में स्पीड इन्वॉल्व हो रही होती तो फिर पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फ़र्क पड़ता, ठीक है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा स्पीड का, ठीक है। स्पीड का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 5.5 है, डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट। अब वर्क को और इसके यूनिट को जो है वो आपने डिफाइन करना है। वर्क इज़ डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपके पास वर्क की डेफिनेशन आ गई। आप इसके साथ इसका फार्मूला भी लिखना चाहो तो बेस्ट है। उसके बाद द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, ठीक है। 1 जूल इज़ वर्क, 1 joule work is done when a force of 1 Newton acting on a body moves it through a distance of 1 meter in its own direction। और इस तरह 1 जूल आप लोगों ने याद रखना है कि इक्वल क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर के जो है वो इक्वल होता है। मज़ीद भी आप लिखना चाहो तो इसमें बता सकते हो कि 1 किलो जूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ जूल के इक्वल होता है। 1 मेगा जूल जो है 10⁻⁴ जो है वो 6 जूल के जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये सिर्फ देखेंगे आपकी बुक के ऊपर ही है, आपके पास दोनों ही क्वेश्चन जो हैं पेज नंबर जो है वो 106 के ऊपर जो है वो आपकी डेफिनेशन आ जाती है। ये देखिए ये आपके पास वर्क की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई पेज नंबर 106 पे। आप यहाँ से आपने ऑलरेडी लर्न की हुई है, आप फार्मूला लिख सकते हो, ये वाला जो है इसके साथ फार्मूला लिख सकते हो। और उसके बाद जो है वो 108 पेज पे जो है वो आपके पास जो है ये देखें वर्क के यूनिट की जो है वो डेफिनेशन आ रही है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि देखें ये बुक के अंदर ही इनके आंसर जो हैं वो मौजूद हैं और तकरीबन सारे ही आंसर आपको जो हैं वो और आसान भी बहुत हैं, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक के अंदर ही अवेलेबल हैं। अगरचे आपको जो है वो उनका जो है लिखने वगैरह का जो है वो पैटर्न नहीं पता चल रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है वो लिखे हुए जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5.6 है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मैस m व्हेन इट इज़ रेस्ड थ्रू अ हाइट एज। देखो किसी बॉडी का मैस m है और उसको हाइट एज तक ऊपर जो है वो उठाया जा रहा है, तो वो कह रहा है आप बताएं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। आप सिंपल सा आंसर दे सकते हो। मैंने सिर्फ इसलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइड किया है कि थोड़ा सा आपको लिखने का भी स्टाइल पता चले कि आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह जो है वो पेपर पे जो है वो क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, P ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस m रेस्ड थ्रू हाइट h इज गिवन बाय potential energy is equal to mgh where g is the gravitational acceleration। देखो बजाय कि आप सिंपल फॉर्म में सिर्फ जो है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म या फार्मूला लिख देते, इसकी बजाय जो है वो आप इस तरह जो है वो अपने पेपर पे क्या करें उसको जो है वो राइट डाउन करें ताकि आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाए। इसी तरह देखें आपने ये वाली चीज़ें जो है ये प्रोमिनेंट करनी है। अगर आप ये पेन से लिख रहे हो तो या ये वाली चीज़ आप पॉइंटर या मार्कर से लिख दोगे, उससे क्या होगा आपके क्वेश्चन में जो है वो खूबसूरती आ जाएगी।
5.7 है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि मूविंग बॉडी की आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो शो करवाना है। आप ड्राइव करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन के निस्बत कर रही हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप वीडियो में जाके देख लें, मैंने उसको जो है अच्छे तरीके से जो है वो वाइडली जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आंसर है काइनेटिक एनर्जी के ई इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, पोजेस करता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मैस एंड वेलोसिटी। देखें, ये मैस इन्वॉल्व हो रहा है और वेलोसिटी हो रही है, तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मैस और वेलोसिटी पे जो है वो डिपेंड कर रही है। तो देखें, आपने अगर इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन करके लिखा हुआ होगा तो आपका ये बहुत जो है वो अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.8, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग सिस्टम। वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंट। ठीक है, वो कह रहा है कि एक तो आपने डिफाइन करना है एफिशिएंसी को, और दूसरा आपने बताना है कि जो है कोई भी जो सिस्टम है वो 100% एफिशिएंट क्यों नहीं होता। ठीक है, 100% जो है, सॉरी क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंट। ये 5.8 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने आंसर आ गया 5.8 का, द रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग सिस्टम। डेफिनेशन आ गई। आप इसके साथ मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहो तो बहुत अच्छा है, आप वो भी लिख देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ही नहीं लिखना चाहो, अगर नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसकी सिंपल डेफिनेशन भी कर सकते हो कि एफिशिएंसी क्या होती है, रेशो होती है। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या है, रेशो है। कौन कौन सी क्वांटिटी के दरमियान रेशो है, द रेशो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज़ नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है, ना लिखने से बेटर है कि आप उसको आसान करके, ठीक है, आसान वर्डिंग में जो है वो याद भी रखें, ताकि अगर आपको क्वेश्चन जो है इस तरह भूल भी जाए तो आपको जो है वो आता हो। ठीक है, रेशो है किसमें, आउटपुट और इनपुट में। इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी को हमेशा जो है वो परसेंटेज में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 में पेज 121 पे जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, आप अपनी बुक से जो है बुक से भी अंडरलाइन कर सकते हो। ये देखिए, आपके पास पेज नंबर जो है वो 121 में ये आपके पास जो है एफिशिएंसी की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपको ये याद नहीं होती तो आप सिंपल जो है जो मैंने आपको जो है बोली है वो आप डेफिनेशन लिख लें। द रेशो ऑफ, देखो, द रेशो ऑफ आउटपुट एनर्जी एंड टोटल इनपुट एनर्जी इज़ कॉल्ड क्या है, एफिशिएंसी। इससे भी मज़ीद आसान करनी है, द रेशो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट या एंड द इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। और साथ में लिख दें कि एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज कैलकुलेट इन परसेंटेज। और उसके बाद जो है अगर आपका वैसे ही एफिशिएंसी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया हो, अक्सर आया हुआ होता है, ठीक है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू ऊपर आउटपुट, नीचे डिवाइडेड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100 और 7% का जो है वो साइन आ जाएगा। फिर आपके पास जो है 100% जो है वो एफिशिएंट क्यों नहीं कोई सिस्टम होता। A system cannot have an efficiency of 100% as the energy losses are इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जिस चीज़ ने होना ही होना होता है वहाँ पे आना ही आना होता है। यानी कि देखें, उसमें लॉस ने जो है एनर्जी का जो लॉस है उसने वहाँ पे होना ही होना है। इन द वर्किंग ऑफ अ मशीन हैंस एन आइडियल और परपेचुअल मशीन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। यानी कि ऐसी मशीन अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं की गई जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। देखें, कुछ ना कुछ एनर्जी ने जो है हर सूरत क्या होना है, जो है वो हीट, लाइट और साउंड की सूरत में क्या होना है, वेस्ट होना है। इसीलिए कोई भी सिस्टम जो है वो 100% जो है वो एफिशिएंट जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट 5.9, व्हाट इज़ पावर, डिफाइन द यूनिट ऑफ
ठीक है, यूनिट यूज्ड फॉर इट। तो आपके पास नेक्स्ट पावर इज़ डिफाइन एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, और साथ में पावर का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ जो है एक दफ़ा लॉन्ग में आया हुआ है, बाकी टाइम ये शॉर्ट में ज़रूर आया हुआ होता है या किसी न्यूमेरिकल की फॉर्म में जो है वो ज़रूर आया होता है। The SI unit of power is watt. 1 watt is the work done at the rate of 1 joule पर सेकेंड, और इस तरह जो 1 वाट आपके पास आ जाएगा वो 1 जॉल पर सेकेंड के जो है वो इक्वल हो जाएगा। इस तरह का MCQs भी जो है वो आपके पास जो है वो आ सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी को और पावर को और इनके जो है मैथमेटिकल फॉर्म्स को आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5.10 है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में क्या है फ़र्क जो है वो आप लोगों ने बताना है। आंसर, renewable sources, non-renewable sources. The resources of energy which are replaced by new ones after their use are called renewable energy source. The resources of the energy which are depleted यानी कि कम हो जाएंगे with the continuous use are called non-renewable energy source. नंबर 2, आप इसको देखो इस तरह अपना जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हो, आप नंबरिंग कर सकते हो, आप एरोस लगा सकते हो, आप किसी भी तरह जो है वो इनको जो है पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये हमारा दूसरा। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, दे आर नॉट ईजीली रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस बिकॉज दे टुक मिलियंस या दे टेक मिलियन ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन, क्योंकि इनको बनने में क्या है हज़ारों साल लग जाते हैं, इसलिए इनको न्यू वंस से जो है वो आसानी के साथ जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। साथ में आप देखें आपसे वो एग्जांपल्स क्या दे तो तब भी आपके पास यही जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, वरना आप इसी तरह लिख दोगे, लॉन्ग के लिए भी लिख दोगे तो मज़ीद थोड़ा सा जो है वो लिख देना तो आपका अच्छा सा लॉन्ग भी रेडी हो जाएगा। रीन्यूएबल सोर्सेस इंक्लूड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है एंड जियोथर्मल एनर्जी है। और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स, आपको पता है फॉसिल फ्यूल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल्स भी आ गई, या आपसे जो है वो सोर्सेस पूछ लेता है तो तब भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5 चैप्टर के अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।